हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? माई सेल्फ डॉक्टर बी एल बिश्नोई। अपन ने कल के लेक्चर में क्या बात किया था? मसल्स की। सबसे पहले अपन ने ली थी एनाटमी, उसके बाद में मसल्स की फिजियोलॉजी के बारे में अपन ने बात की थी। और अब अपन बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। इससे पहले अपन मसल्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर भी जान लेते हैं, जिनका बार बार रिपीटेटिवली जिन वर्ड्स का आप यूज करते हैं उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। जैसे देखिए बेटा, अपन सबसे पहले आपके सामने बात रखें कि मसल्स में आपने बहुत बार एक वर्ड यूज में लिया, स्टिमुलस, उद्दीपन। और ये उद्दीपन चीज क्या है? तो आप देखेंगे कि भैया स्टिमुलस क्या चीज है। स्टिमुलस और हिंदी में इसको कहें तो आप पाएंगे उद्दीपन, है ना भाई। उद्दीपन क्या है? यानी कि ये ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंटल चेंजेस को अपन क्या नाम देते हैं? उद्दीपन का नाम देते हैं। ऑब्जर्वेबल कौन सा बल भाई? ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंटल चेंजेस। चाहे वो एनवायरमेंटल चेंजेस इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, आपका क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंटल चेंजेज ही क्या कहलाता है बच्चों? स्टिमुलस कहलाता है। हिंदी में लिखें तो अपन कहेंगे प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय वातावरणीय परिवर्तन। प्रेक्षणीय वातावरणीय परिवर्तन क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? उद्दीपन कहलाता है। जब देखिए एनवायरमेंटल चेंजेज किस तरीके से हो सकता है? एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? एक्सटर्नल और इंटरनल। बाह्य हो सकता है और कैसा हो सकता है बेटा? आंतरिक हो सकता है, इंटरनल। ये दो तरह का होता है वातावरणीय परिवर्तन। बाह्य भी हो सकता है और दूसरा कौन सा? आंतरिक भी हो सकता है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ऑब्जर्वेबल वर्ड क्यों यूज में लिया आपने? प्रेक्षणीय, कि भैया ऐसा वातावरणीय परिवर्तन होना चाहिए जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपकी आंख की तरफ कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैक्टीरिया को आता देखकर आंखों को बंद नहीं कर लेते, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आपकी आंख की तरफ कोई ऑब्जर्वेबल चीज आती हुई दिखती है तो आप आंख को बंद कर लेते हैं। यानी कि प्रेक्षणीय होना चाहिए। स्टिमुलस कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? प्रेक्षणीय होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। यदि आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपके लिए वो स्टिमुलस का कार्य कभी कर ही नहीं सकता। पहली बात ये। दूसरी बात मैं सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे आपके सामने खड़े होकर आपको किसी ने गाली दिया है तो आपको गुस्सा आ जाता है। लेकिन यदि आपसे 300 किलोमीटर दूर अकेले में जंगल में किसी ने गाली दिया है तो वो आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। क्यों नहीं दिला सकती? क्योंकि आपको सुना ही नहीं दिया, आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। इसलिए वो आपको क्या है रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही है। अब आपके जो ये स्टिमुलस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? सब एनसीईआरटी में गिवन है भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी जगह पर गिवन है। ये जो आपके स्टिमुलस हैं जनरली अपन यूं बात करते हैं कि एक तो ये फिजिकल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बेटा? फिजिकल यानी कि भौतिक। एक तो भौतिक स्टिमुलस, जैसे किसी ने डंडा मारा, है ना। दूसरा आपका ये केमिकल हो सकते हैं, केमिकल नेचर के, जैसे किसी के ऊपर एसिड डाला, रासायनिक, है ना, या गर्म पानी डाल देना, रासायनिक। कोई भी जलने वाली चीज आपके शरीर पर केमिकल डाल दें तो वो। तीसरा आपका बायोलॉजिकल, कौन सा प्यारे बच्चों? जैविक। अरे बोलो भाई, कौन सा? जैविक उद्दीपन। तीन तरह के आपके उद्दीपन होते हैं। भौतिक जिनको आप फील कर लेते हैं सामने से, रासायनिक वो हैं जो केमिकल सबस्टांस होते हैं, उनको आप रासायनिक स्टिमुलस कहते हैं। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस जैसे मच्छर, है ना, मॉस्किटोज, जैसे भैया आपके ये इंसेक्ट, टिक्स, माइट्स, ये सारे क्या है? जैसे आपको कहें स्नेक,
सांप बायोलॉजिकल स्टिमुलस है, देखते ही आप कांपने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। कुत्ता, डॉग, ये सारे क्या है, स्टिमुलस है। अब देखिए आगे की बात करें तो मैं यूं कहता हूं कि मसल, क्या मसल सभी प्रकार के उद्दीपनों की प्रतिक्रिया देती है? क्या मसल में सभी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड किया जाता है? तो अपन कहेंगे नहीं। मसल में किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड पैदा करना है तो आपको एक मिनिमम क्वांटिटी में स्टिमुलस देना पड़ेगा। किस क्वांटिटी में बेटा? मिनिमम। और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस को आप क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी कि कौन सा उद्दीपन बेटा? दहली उद्दीपन। अरे कौन सा? दहली उद्दीपन। अरे बोलो भाई कौन सा? दहली उद्दीपन। क्या होता है दहली उद्दीपन? मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस which can cause contraction in muscles. minimum amount of stimulus which can cause, which is responsible for stimulus which can cause contraction इन मसल्स। यानी कि उद्दीपन की वह न्यूनतम मात्रा या न्यूनतम मात्रा में वह उद्दीपन जो किसी पेशी के अंदर संकुचन को पैदा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। यानी कि उद्दीपन न्यूनतम मात्रा में आवश्यक वह उद्दीपन, न्यूनतम मात्रा में आवश्यक, क्या शक भाई? आवश्यक उद्दीपन जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण आपकी पेशी प्रतिक्रिया देती है, जिसके कारण पेशी में संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। मतलब आपकी पेशी क्या दे रही है? प्रतिक्रिया दे रही है। तो ऐसे उद्दीपन को आप क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड उद्दीपन या दहली उद्दीपन। अगली बात करूं, ये थ्रेशोल्ड उद्दीपन या दहली उद्दीपन है, यानी इससे नीचे का उद्दीपन आप देंगे, इससे कम मात्रा का उद्दीपन आप मसल को देंगे तो आपकी मसल रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अपन अगली बात देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ये भी तो अपने को आइडिया रहना चाहिए। एक स्केलेटल मसल के लिए इसकी वैल्यू +15 मिलीवोल्ट होती है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी आपको कितना कम से कम अमाउंट में स्टिमुलस देना पड़ेगा पेशी में संकुचन करवाना है तो आप कहेंगे कितना बेटा? +15 मिलीवोल्ट का। कितना भाई? +15 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस आपको देना पड़ेगा। इससे कम मात्रा में स्टिमुलस दोगे तो आपकी पेशी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। आपकी पेशी को रेस्पॉन्ड करवाना है तो या तो +15 का स्टिमुलस दो या +15 से ज्यादा का स्टिमुलस दो। इसे आप क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या दहली उद्दीपन। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात, मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। अपन ने कह दिया कि मसल को स्टिमुलस मिल गया और वो स्टिमुलस कितना है? मोर देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, तो पेशी में, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होगा भैया, याद रहेगी बात भाई। दूसरी बात, मसल है वो हमेशा ही ऑल और नन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कौन सी मैकेनिज्म को बेटा? ऑल और नन। क्या मीनिंग है? या तो पेशी संकुचित होगी या पेशी संकुचित नहीं होगी। आपको कहें कि मसल है वो या तो संकुचित होगी या संकुचित नहीं होगी, यानी कि मसल या तो पूरी तरह से कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी या कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करेगी। यस और नो वाली कहानी है, यानी मसल गेट कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड, मसल गेट कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड
और मसल नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। नन का मतलब हो गया मसल नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, पेशी संकुचित नहीं होती। यानी कि मसल कभी भी मध्यवर्ती अवस्था में कॉन्ट्रैक्शन प्रदर्शित नहीं करेगी, इंटरमीडिएट कंडीशन पैदा नहीं करेगी, या तो कंप्लीटली संकुचित होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे कहा गया है ऑल और नन फिनोमिनन। क्या कहा गया भाई? ऑल और नन फिनोमिनन। आई मेरी बात समझ में? अब अपन एक अलग प्रकार के टिश्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन वो पॉइंट वो टॉपिक उठाकर ले रहे हैं जिनमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, जिनमें बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, जिनमें बच्चे को एक क्लियर नॉलेज नहीं मिल पा रहा होता है। उन्हीं टॉपिक को अपन डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरली। जैसे आपने मसल्स की एनाटॉमी के बारे में हल्का सा डिस्कशन किया था, और मसल की फिजियोलॉजी वो चीज है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फील करता है। इसी तरह अपन एक दूसरा टिश्यू लेते हैं, उसमें भी बच्चे को जिस भी तरीके का कंफ्यूजन रहता हो उसको अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, दूसरा टिश्यू है आपके पास, कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? नर्वस टिश्यू, जिसको आप क्या कहेंगे बालक? तंत्रिका ऊतक। क्या कहेंगे भैया? तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक। ये आपकी बॉडी में देखिए, अपन ने पहले ही बात किया था पेशियों का, यानी कि मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर क्या था, तो आपने कहा इनमें एक्साइटेबिलिटी, यानी ये उत्तेजित होती है, उत्तेजनशीलता, और दूसरा आपने कहा था इनमें कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, संकुचनशीलता पाई जाती है। वहीं नर्वस टिश्यू के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो भैया कॉमन है, क्या नाम है? एक्साइटेबिलिटी। कौन सी बिलिटी बेटा? एक्साइटेबिलिटी मीन उत्तेजनशीलता। अरे कौन सी शीलता? उत्तेजनशीलता। दूसरा क्या है भाई बालक? दूसरा अपन कहेंगे तो इनमें कंडक्टिविटी, यानी कि ये करंट के वायर का कार्य करती है। कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। कौन सी लगता? चालकता भैया। यानी एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी का कैरेक्टर किसका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है? तो आप कहेंगे नर्वस टिश्यू का, तंत्रिका ऊतक का। अब आप बात करते हैं कि तंत्रिका ऊतक है जो उत्पत्ति में कैसा होता है, क्योंकि ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में अपने क्लियर कट लाइन बोली थी, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल which are similar in origin, may similar in function, may similar in structure। कार्य में और संरचना में समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो उत्पत्ति में क्या होती है? समान होती है, तो उनको आपने क्या कहा था? टिश्यू। तो भैया आपका जो ये है नर्वस टिश्यू ओरिजिन के बेसिस पर देखें तो कैसा टिश्यू है? तो आप कहेंगे ओरिजिन में एक्टोडर्मल है। कैसा है? एक्टोडर्मल है। किसमें बेटा? ओरिजिन में। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। उत्पत्ति में कैसा? बहिर्जात एक्टोडर्मल होता है। अब आप देखेंगे कि नर्वस टिश्यू है इज कंपोज्ड ऑफ, किन से मिलकर बना होता है? आपका ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, आपके पूरी बॉडी में सर्किट फैला हुआ है नर्वस टिश्यू का, और नर्वस टिश्यू के कारण ही आपके शरीर में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है। जैसे लिविंग बीइंग के कैरेक्टर की बात करेंगे कि जीव को आप परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर तो इंक्लूड करते ही करते हैं, जिनमें आपने ये कहा था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और दूसरा आपने कहा था मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोशिका एक कैप्सूल की भांति कार्य करेगी। एक्ट लाइक एज ए कैप्सूल which have many type of chemical reaction in different directions। उनको आपने क्या नाम दिया? मेटाबॉलिज्म। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न दिशाओं में संपन्न हो रही होती है, जिनको आप क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और तीसरा आपका जो सबसे शानदार कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस, यानी सचेतना। क्या है? सचेतना। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को फील करना और उनको रेस्पॉन्ड करना। जैसे आग जल रही है
तो आप आग में नहीं उतर जाते, आप आग से दूर होकर निकलेंगे। होता है कि नहीं होता है? इसे आप क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस या सचेतना। इसके लिए दूसरा वर्ड आप क्या यूज में ले सकते हैं? आप अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बालक? अवेयरनेस। या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको भैया? सेंसिटिविटी भी कई बार बोल दिया जाता है। यानी कि भैया कौन सी बीटी? सेंसिटिविटी। और अपन दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड स्टिमुलस। यानी कि किसी उद्दीपन को प्रतिक्रिया देने की योग्यता ही क्या है? आपकी सचेतना है। क्या है भैया? सचेतना है। मेरी बात आई समझ में? अब ये सचेतना आपके शरीर में क्यों पाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके लिए कौन सा बॉडी के अंदर पाए जाने वाला टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? तो आप कहते हैं बालक नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। यानी कि सजीव शरीर के अंदर नर्वस टिश्यू पाया जाता है। और सजीव कौन से? मैं जंतुओं की बात कर रहा हूँ। सभी सजीवों में अलग अलग प्रकार के ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो रेस्पॉन्ड कर रही होगी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस को। पर ज्यादातर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन एनिमल की तरफ पढ़ रहे हैं, जूलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं नर्वस टिश्यू, जिसके कारण आपके शरीर में क्या पाई जाती है? कॉन्शियसनेस भाई। देखिएगा, नर्वस टिश्यू की अपन बेसिकली डिस्क्राइब करें तो नर्वस टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्या क्या स्ट्रक्चर आपके शरीर में देखने को मिलेगी? देखिए भैया, नर्वस टिश्यू के दो कंपार्टमेंट किए जा सकते हैं, दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे एक तो इनमें क्या होता है? मुख्य कंपोजिशन न्यूरॉन, और आप दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? नर्व सेल। और दूसरे प्रकार की कौन सी सेल होती है? तो आप उनको कहते हैं ग्लियल सेल। और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? तो ग्लियल सेल को आप क्या बोलते हैं बेटा? सपोर्टिंग सेल। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल, यानी सहारा प्रदान करने वाली कोशिकाएं। देखिए, अपन न्यूरॉन को तो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे ही। जो आपकी ग्लियल सेल है वो फर्दर कितने प्रकार की है? मुख्यतया वो आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहला कौन सा? तो आपने कहा एस्ट्रोसाइट। दूसरी कौन सी? तो आपने कहा ओलिगोडेंड्रोसाइट। अरे कौन सी डेंड्रोसाइट? ओलिगोडेंड्रोसाइट। और तीसरी कौन सी? माइक्रोग्लियोसाइट। अरे कौन सी ग्लियोसाइट? माइक्रोग्लियोसाइट भाई। 3 प्रकार की ग्लियल सेल्स आपकी बॉडी में पाई जाती है, मुख्यतया बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो देखिएगा, एस्ट्रोसाइट का कार्य क्या है? संरचना के आधार पर देखेंगे तो एस्ट्रो का मतलब स्टार लाइक, कैसी? तारेनुमा कोशिका। कैसी कोशिका? तारेनुमा, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। इसके बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं जो भैया आपके ब्रेन में घुसने वाली ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, उसको पैक करके रखते हैं। यानी कि आपके ब्लड को डायरेक्टली ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते हैं? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हो सकता है आपके ब्लड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो, कोई पैथोजन हो, रोग कारक हो, और वो सीधा ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया तो ब्रेन अपनी बॉडी का सीपीयू है और वो डैमेज हो जाएगा। और वो डैमेज होगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी भाई। एस्ट्रोसाइट आपकी बॉडी में क्या बनाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सा बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर भैया। यानी कि आपके ब्लड को ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता। ब्लड ब्रेन बैरियर BBB का निर्माण कौन कौन सी कोशिकाएं करती है? तो आप कहेंगे बालक एस्ट्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो किसका निर्माण करती है? अपन आगे पढ़ेंगे, ये साइटोन या न्यूरॉन है। न्यूरॉन के भाग पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक माइलिन शीथ वर्ड आएगा। एक इंसुलेटेड कोटिंग होती है माइलिन शीथ, उसका सीक्रेशन करती है। सीक्रेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का सीक्रेशन, सीक्रेशन ऑफ माइलिन
शीत, अरे किसका सीक्रेशन बालक, माइलिन शीत का सीक्रेशन कौन करता है बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब फर्दर अपन स्वान सेल के बारे में भी बात करेंगे, बताऊंगा कि स्वान सेल कहाँ पाई जाती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पर पाई जाती है। आपके सीएनएस के अंदर जब सीक्रेशन की बारी आती है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का नंबर लगता है, और पीएनएस के अंदर बारी आती है तो स्वान सेल का नंबर लगता है। देखिए भाई, माइक्रोग्लियोसाइट ये क्या है, तो ये आप कहेंगे मैक्रोफेज है। कैसी फेज है, मैक्रोफेज। क्या होती है मैक्रोफेज, तो आप कहेंगे कि सर जो मैक्रोफेज है वो भैया आपकी फेगोसाइटिक सेल है, भक्षकाणु कोशिकाएं हैं। जैसे लीवर की मैक्रोफेज को आपने क्या कह दिया, कूफर सेल। जैसे आपने भैया लंग्स की मैक्रोफेज को कह दिया डस्ट सेल, वैसे ही आप ब्रेन की मैक्रोफेज को क्या नाम देते हैं, माइक्रोग्लियोसाइट। क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लियोसाइट। याद रखना भैया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन डिटेल में बता देता हूं, मैक्रोफेज किसका पार्ट है, वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का, मींस ब्लड का पार्ट है। और ये मैक्रोफेज आपके ब्रेन में पाई जाती है। पूरा आपका नर्वस टिश्यू ओरिजिन में कैसा रह गया, एक्टोडर्मल, लेकिन ये ओरिजिन में ब्लड से आया है तो ये ओरिजिन में कैसा हो गया भाई, ब्लड कैसा है, मीजोडर्मल। तो ये एक्सेप्शनली ओरिजिन में कैसी होती है, मीजोडर्मल। ये ज्यादा डिटेल है बट ये होता है ऐसा। यस, आगे अपन बात करते हैं एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की संरचना या नर्व सेल कैसा होता है। देखिए बेटा, ये आपकी नर्व सेल है। कौन सी सेल है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। भाई याद रहेगा, तंत्रिका कोशिका। देखिए भैया, तंत्रिका कोशिका के बारे में, तंत्रिका कोशिका के अपन एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं सबसे पहले कि एक नर्व सेल के अंदर कैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। कैसी भैया, कि ऐसी। देखिए ये भी, किसकी बात कर रहे हैं आप, एक नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका की। ये लीजिए भैया, तंत्रिका कोशिका की मैं संरचना बना के बताता हूँ आपको। 1 मिनट। एक मिनट। ऐसी स्ट्रक्चर होती है तंत्रिका कोशिका की, आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ दी बॉडी कौन होती है, नर्व सेल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। दूसरी बात, सेंट्रियोल नहीं मिलता। सेंट्रियोल एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, और जंतु कोशिका को विभाजित करना है तो उसमें क्या चाहिए, सेंट्रियोल चाहिए। ये आपके एनाफेज, एनाफेज के टाइम पर दो पोल बने होते होते हैं ना भैया कोशिका में। कोशिका जब विभाजित हो रही होती है तो उसमें सेल साइकिल की कौन सी फेज है, मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद में एनाफेज। मेटाफेज में दोनों ध्रुवों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पोल्स इन द केस ऑफ मेटाफेज। उन पोल्स का निर्माण कौन करता है भैया, आपका सेंट्रियोल करता है। तो नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल नाम का कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो आप कहेंगे नर्व सेल के अंदर विभाजन की क्षमता है वो नहीं पाई जाती भाई। क्या नहीं पाई जाती, विभाजन की क्षमता। किसके अंदर बेटा, तंत्रिका कोशिका के अंदर। देखिए भाई, ये इसका टर्मिनल आर्बोराइजेशन। आर्बोराइजेशन का मतलब हो गया वृक्षनुमा संरचना। क्या नुमा संरचना, वृक्षनुमा। देखिए भैया, ये वृक्षनुमा संरचना है कि नहीं है, बिल्कुल है। कैसी संरचना है, वृक्षनुमा संरचना है भाई। ये देखिए भाई, वृक्षनुमा संरचना कौन बना रहा है, आपका एक्सोन का टर्मिनल भाग। इन वृक्षनुमा संरचना में क्या पाए जाते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। ऐसे छोटे छोटी पुटिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऐसी पुटिकाएं जिनको आप क्या कहते हैं बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा रहता है, तो उनमें एक रसायन भरा रहता है। क्या भरा रहता है, केमिकल सबस्टांस। और उस केमिकल सबस्टांस को आप क्या नाम देते हैं, तो आपने कह दिया हम इनको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। तंत्रिका के
इन टर्मिनल भाग के अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स पाई जाती है और इन वेसिकल्स में एक केमिकल भरा रहता है जिसको आप क्या नाम देते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। देखिए भाई, और ये क्या है, ये आपके ऐसे छोटे छोटी ब्रांच है, प्रोसेस है, ऐसे छोटे छोटे क्या है भाई, प्रोसेस है। इनको भी आप एक अलग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इनको आप कहेंगे बेटा डेंड्रॉन्स। क्या कहेंगे, डेंड्रॉन्स। और कोशिका है तो केंद्रक भी होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जैसे वहां पर मसल्स में आपने क्या देखे थे, मायोफाइब्रिल्स, वैसे ही यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या मिलेंगे, न्यूरोफाइब्रिल्स। ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ फाइबर जुड़े हुए रहते हैं, फाइबर संकेंद्रित रूप से कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जिनको आप क्या नाम देते हैं बच्चों, न्यूरोफाइब्रिल। और इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पावर हाउस ऑफ दी सेल, यानी कि ये सेल का, कोशिका का क्या है, शक्ति ग्रह है। वह कौन सा ग्रह है, शक्ति ग्रह है। देखिए इसके अलावा ऐसे भैया एक नोड्यूलर स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं जिनको आप नाम देते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं बालक, नीजल ग्रेन्यूल। अरे ये नीजल ग्रेन्यूल आपके इस मुख्य बॉडी में, इसके अलावा इन छोटे छोटे प्रोसेस में भी पाए जाते हैं, लेकिन इस बड़े वाले प्रोसेस में, प्रवर्ध में नहीं पाए जाते हैं। ये जो बड़े वाला प्रोसेस है उसके चारों तरफ ऐसे भैया एक आवरण पाया जाएगा, ऐसे ढका हुआ एक आवरण, जैसे आपके इलेक्ट्रिक वायर, जो विद्युत तार है उसके चारों तरफ आपने जो कोटिंग कर रखी होती है रबर की, इंसुलेटर की, उसी तरह आपके एक्सोन के ऊपर की भी किसकी कोटिंग हो रखी होती है, एक रासायनिक पदार्थ जो नेचर में कैसा है, लिपिड है। कैसा है, फॉस्फोलिपिड है, एक प्रकार का स्पिंगोमाइलिन से बना होता है। उसको आप क्या नाम देते हैं, माइलिन शीत। क्या बोलते हैं बेटा, माइलिन शीत बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, माइलिन शीत। इसके चारों तरफ किसका आवरण मिलेगा आपको, माइलिन शीत का। देखिए भैया ऐसे माइलिन शीत। और माइलिन शीत का सिक्रेशन यहाँ पर कौन करता है, तो आपके माइंड में आएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बिल्कुल ओलिगोडेंड्रोसाइट कर सकती है। जब बात आती है सीएनएस की तो ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है, और जब बात आती है पीएनएस की तो यहाँ पर स्वान सेल करती है। तो अपन जो न्यूरॉन लेके चल रहे हैं वो न्यूरॉन किसका लेके चल रहे हैं, पीएनएस का। तो यहाँ पर आपकी एक कोशिका पाई जाती है जिसको आप क्या नाम देते हैं बेटा, स्वान कोशिका। कौन सी कोशिका, स्वान कोशिका। देखिए भैया ये आपकी स्वान कोशिका का केंद्रक है, और ये आपकी इन माइलिन शीत के चारों तरफ स्वान कोशिका है। ये पूरा वायर है एक्सोन एक, और इस वायर के चारों तरफ एक इंसुलेटर, यानी कि एक भैया इंसुलेटर प्रतिरोधी कवरिंग होती है, जिसको आप कहते हैं माइलिन शीत की कोटिंग, या कोटिंग ऑफ माइलिन शीत, या माइलिन शीत का आवरण, जिसका स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं उसके ऊपर पाई जाती है। सिक्रेटिंग सेल्स विच इज नॉन एज स्वान सेल, which secrete to myelin sheath over the axon, which is responsible for prevent from leakage of impulse। यानी कि इम्पल्स किसके थ्रू कंडक्ट होगा, इस एक्सोन के थ्रू कौन कंडक्ट होगा भाई, इम्पल्स। और उस इम्पल्स के लीकेज को कौन प्रिवेंट कर रहा होगा, ये ऊपर वाली कवरिंग। जैसे आपके घर में वायर लगे रहते हैं, उस वायर के ऊपर रबड़ की कवरिंग पाई जाती है भाई, रबर की, और वही कवरिंग का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर माइलिन शीत कर रही है। दो सक्सेसिव माइलिन शीत के बीच में कुछ स्पेस बच जाता है जो गांठ नुमा दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या नाम देते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, विच इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। यानी कि बीच का दो सक्सेसिव माइलिन शीत की कवरिंग के बीच का जो स्पेस है उसको आपने क्या दे दिया नाम भैया, नोड ऑफ रेनवियर कह दिया। अब इसकी अपन नेमिंग कर देते हैं, क्या क्या नेमिंग रहेगी भाई, देखिएगा जरा। ये लीजिए, इनको तो आप कहते हैं बेटा, छोटे छोटे प्रोसेस को आप कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। देखिए भैया इसके अलावा इनके अंदर ये जो पाया गया है उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, नीजल ग्रेन्यूल। कौन सा ग्रेन्यूल, नीजल ग्रेन्यूल, या फिर नीजल बॉडी भी कह सकते हैं, नीजल कणिकाएं, नीजल ग्रेन्यूल। भाई कौन सा ग्रेन्यूल, नीजल ग्रेन्यूल। देखिए नीजल ग्रेन्यूल, कौन सा
क्या नीजल ग्रेन्यूल, नीजल कणिकाएं। हाँ जी, ये किससे बनी हुई होती है? तो नीजल कणिकाओं के बारे में अपने माइंड में हमेशा ही कंसेप्ट क्लियर रखना है, विच इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है? ER प्लस राइबोसोम से। किससे बेटा? राइबोसोम से, इनसे बनी हुई होती है। किससे बेटा? ER प्लस राइबोसोम से। आगे देखिए भाई, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इसके बारे में अपन आगे लिखेंगे, डायग्राम में केवल नेमिंग कर रहे हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर कौन है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा कॉन्ड्रिया है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या है? छोटी छोटी संरचनाएं, तो आपने अभी तो नाम लिया था, आपने कहा था ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। क्या फाइब्रिल्स हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, जो कंसंट्रिक रूप से न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज रहते हैं। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस है। कौन सा क्लियस है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक है। और आप केंद्रक की बात करते हैं, तो ये केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है भाई? आपके साइटोन के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? साइटोन के अंदर। इस बड़े से स्पेरिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या रखेंगे आप बेटा? तो आपने कहा हम इसका नाम रखेंगे साइटोन। कौन सा टोन? साइटोन, या इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी। न्यूक्लियस का मेन पार्ट कौन सा है? ये साइटोन है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज है? तो इस संरचना का नाम होता है बेटा एक्सॉन। कौन सा जोन? एक्सॉन। और ये एक्सॉन के चारों तरफ क्या पाया गया है? तो आप नाम देते हैं बेटा क्या? मायालीन शीत। इसको आप क्या नाम देते हैं? मायालीन शीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मायालीन शीत। और इन मायालीन शीत के ऊपर क्या है ये? तो आप क्या नाम देते हैं इनको? इनको आप कहते हैं बालक, इनको आप नाम देते हैं स्वान सेल। ये देखिए भैया, ये आपकी क्या है? स्वान कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? स्वान सेल है। ये आपकी स्वान कोशिकाएं हैं। और ये पार्ट क्या कहलाएगा? टर्मिनल आर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन का अंतिम वृक्ष समान पार्ट, टर्मिनल आर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन। क्या कहते हैं इसको बेटा? टर्मिनल आर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन। ये ट्री जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कि बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई, है ना? टर्मिनल आर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन। अब देखिए बेटा, तो ये क्या कहलाएंगे? छोटे छोटे उंगली नुमा प्रोसेस, जो टर्मिनल आर्बोराइजेशन का एक पार्ट है। तो आपने कहा सर हम इन्हें क्या कहेंगे? टीलोडेंड्रिया। क्या कहेंगे? टीलोडेंड्रिया। और इन टीलोडेंड्रिया में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स, यानी कि किससे भरे रहते हैं? तो आपने कहा सर न्यूरो ट्रांसमीटर से। वेसिकल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। अरे किसकी वेसिकल है? न्यूरो ट्रांसमीटर की। अरे बोलो भाई, किसकी वेसिकल है ये आपकी वेसिकल है न्यूरो ट्रांसमीटर की। ये लो जी, ये आपकी वेसिकल है न्यूरो ट्रांसमीटर की। किसकी वेसिकल है बेटा? ये यहाँ पर आपके न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं, वेसिकल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। ये वेसिकल्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा मीटर? न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा होता है? तो आप कहेंगे एसिटाइल कोलिन। कौन सा भाई? एसिटाइल कोलिन। ये नॉर्मल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। देखिए वापस बैकअप में दिखाऊंगा कि भाई आप देखते हैं एक न्यूरॉन, क्या देख रहे हैं बेटा? एक न्यूरॉन देख रहे हैं भाई ये। और इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो मेन बॉडी होती है। किसकी भैया? न्यूरॉन की मेन बॉडी, यानी कि जिसको क्या नाम देते हैं बेटा आप? बॉडी। क्या नाम देते हैं? बॉडी। और बॉडी के लिए आप दूसरा टर्म कौन सा यूज में लेते हैं? बॉडी। और क्या कह दो इसको बेटा? साइटोन कह दो। क्या कह दो? साइटोन। देखिए इसके अलावा क्या पाए जाते हैं? सेल प्रोसेसेज। क्या पाए जाते हैं? कोशिकीय प्रवर्ध, सेल प्रोसेस। क्या कहेंगे? सेल प्रोसेस। इनको कहते हैं कोशिकीय प्रवर्ध।
ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो छोटे प्रोसेस और एक बड़े प्रोसेस, स्मॉल प्रोसेस एंड लार्ज प्रोसेस। पहले वाले कौन से बेटा? स्मॉल, और दूसरे वाले कौन से? कि बड़े वाले। जो स्मॉल प्रोसेस है वो मैनी इन नंबर्स होते हैं, संख्या में क्या होते हैं? बहुत सारे। और लार्ज प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल इन नंबर, संख्या में कितने? एक होते हैं। इन स्मॉल प्रोसेस को आप किस नाम से जानेंगे? तो आप कहते हैं हम इन स्मॉल प्रोसेस को नाम से जानते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं भाई। और इन लार्ज प्रोसेस को आप किस नाम से जानेंगे? तो आप कहते हैं कि सर हम इसे एक्सॉन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एक्सॉन। और सेल प्रोसेस को अपन किस नाम से जानेंगे कॉमनली? तो आप कहेंगे डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे भाई? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कितने प्रकार के? छोटे वाले और बड़े वाले। जो छोटे वाले हैं उनको कहा आपने डेंड्रॉन, और जो बड़े वाले हैं उनको आपने क्या कहा बालक? एक्सॉन कहा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया देखिए, ये तो है आपकी सेल बॉडी, साइटोन, ये सेंटर वाली साइटोन या सेल बॉडी। इससे निकले हुए कुछ छोटे प्रोसेस हैं, तो एक बड़ा प्रोसेस इससे निकला हुआ है। जो छोटे प्रोसेस है उसको आपने नाम दे दिया भैया डेंड्रॉन का, और जो बड़ा वाला प्रोसेस है इसको आपने क्या नाम दे दिया? एक्सॉन का नाम दिया। किसका नाम दिया? एक्सॉन का नाम दिया। इसमें डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। एक जैसे नीजल ग्रेन्यूल है, इसके बारे में 2 बार सवाल पूछा हुआ है। जैसे ये किससे बना होता है और ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? तो एक न्यूरॉन के अंदर 3 स्ट्रक्चर, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। ये कभी भी नीजल ग्रेन्यूल आपके एक्सॉन के अंदर नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते? एक्सॉन के अंदर। देखिए भैया, ये आपने एक स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस किया है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो डेंड्रॉन्स होते हैं इसमें भी क्या होता है? इम्पल्स का कंडक्शन, आवेग का संचरण। आवेग का क्या होता है? संचरण। और एक्सॉन है, इसमें भी क्या होता है? इम्पल्स का कंडक्शन, आवेग का संचरण। सिंपल शब्द में कहेंगे तो ये पूरा एक वायर है, और इस वायर में करंट बहता है। कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। बॉडी, इसका काम क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। डेंड्रोन बहुत सारे हैं, और बहुत सारे डेंड्रोन क्या करेंगे? आवेग लेकर आएंगे, और इन सभी आवेगों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? कैलकुलेटर करेगा भाई, साइटोन। साइटोन क्या करेगा? इन सब का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके ये किसको देगा? एक्सॉन को। अब एक्सॉन ले जाकर आगे किसी न्यूरॉन को दे सकता है, या पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका पेशी संधि, तो ये पेशी के साथ जाकर संधि भी बना सकता है। देखिए मैं बताता हूं इसमें कैसे इंपल्स का कंडक्शन होता है, आवेग का संचरण होता है। तो देखिए भैया, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, किसकी भैया? आवेग के संचरण की दिशा की बात कर रहे हैं। इम्पल्स कंडक्शन इन न्यूरॉन, किसमें बालक? न्यूरॉन में। किसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? इम्पल्स के कंडक्शन की। देखिए तो मैं एक तो स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूं, जिसमें यूं कहता हूं कि ये तो भैया है साइटोन, और इस साइटोन से ये कौन निकला हुआ है? एक्सॉन। और ऐसे छोटे छोटे कौन निकले हुए हैं? तो बहुत सारे डेंड्रॉन्स। कौन निकले हुए हैं? बहुत सारे डेंड्रॉन्स। बड़ा है वो क्या कहलाएगा? बड़े वाला कहलाएगा भाई एक्सॉन। क्या कहलाएगा बेटा? एक्सॉन। ये ऐसा कंटिन्यूअस होता है, एक्सॉन कहलाएगा भाई। ये बड़ा स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बड़े वाला स्ट्रक्चर। लार्ज साइज के प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? एक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका है जो इम्पल्स के कंडक्शन की डायरेक्शन क्या रहता है, तो अपन उसी की बात करना चाहते हैं भाई। इम्पल्स कंडक्शन की डायरेक्शन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। जैसे यहाँ कोई स्टिमुलस आया, इसके चारों तरफ क्या है? वातावरण में स्टिमुलस है, उद्दीपन है, और ये उद्दीपन कौन ग्रहण कर रहा है? डेंड्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। डेंड्रॉन इस उद्दीपन को ग्रहण कर रहे हैं, और किधर ले जाकर दे रहे हैं? साइटोन को। किसको ले जाकर दे रहे हैं? साइटोन को। यह साइटोन क्या करता है? इन आने वाले सभी उद्दीपनों को इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है। क्या करता है भाई? जोड़ता है। जोड़कर एक नया उद्दीपन बनाता है।
तो साइटोन का कार्य क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलस। अब ये सब जोड़कर सारे स्टिमुलस का परिणामी मैग्नीट्यूड, परिणाम को आप किसकी तरफ भेज देगा बालक? एक्सॉन की तरफ भेज देगा। किसकी तरफ भेज देगा बेटा? एक्सॉन की तरफ। और ये एक्सॉन आगे या तो किसी मसल से, पेशी से जुड़ा होता है, या किसी न्यूरॉन से और आगे जुड़ा हुआ हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये एक्सॉन मान लो 2 संरचनाओं से आगे जुड़ सकता है, 2 संरचनाओं को ये आवेग दे सकता है। पहला तो अगला क्या हो बेटा? न्यूरॉन हो सकता है, या फिर अगला क्या हो सकता है? आपका मसल हो सकता है, या आपका ब्रेन हो सकता है। ये इतने के बीच में ही वायर है भैया, है ना। तो ये इन संरचनाओं से ले जाकर अपना समाचार दे सकता है, या तो किसी मसल को दे देगा या किसी न्यूरॉन को दे देगा। इम्पल्स का कंडक्शन ऐसे हो रहा है। और इस संरचना का नाम आपने क्या रखा था बालक? डेंड्रॉन रखा था। क्या रखा था बेटा? डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन में जो इम्पल्स जा रहा है वो कैसा जा रहा है? तो आप कहेंगे सर सेंट्रीपिटल जा रहा है। कैसा जा रहा है? सेंट्रीपिटल, केंद्राभिसारी, केंद्र की तरफ जा रहा है। इसमें डायरेक्शन कैसी है? तो बेटा आप कहते हैं सेंट्रीपिटल है, केंद्राभिसारी है। और आप कह रहे हैं साइटोन का कार्य क्या है? दूसरी मेन बॉडी आपकी है वो न्यूरॉन का पार्ट है, उसको आपने नाम दिया साइटोन। तो साइटोन करता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स। किसका इंटीग्रेशन? इम्पल्स का। कौन कर रहा है बेटा? साइटोन कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स, आवेग का समाकलन कार्य करता है भैया। कौन भी? साइटोन करता है। किसका कार्य है? आवेग के समाकलन का। पहला तो आपने पढ़ा डेंड्रॉन, फिर पढ़ा आपने साइटोन, और तीसरी स्ट्रक्चर आपके पास क्या बची? एक्सॉन बची। कौन बची बेटा? एक्सॉन। और एक्सॉन में कैसा होता है इम्पल्स का कंडक्शन? तो सेंट्रीफ्यूगल होता है। कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र से दूर, अपसारी। अभिसारी सेंट्रीपिटल और अपसारी होता है। कैसा भैया? केंद्र के तरफ नहीं होता। तो आप कहते हैं इसमें जो इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है। कौन कंडक्ट हो रहा है? इम्पल्स। कैसा जा रहा है? केंद्र से दूर की तरफ। मेरी बात आ रही है समझ में भैया? इम्पल्स का कंडक्शन कैसे हुआ है किसी न्यूरॉन के अंदर, वो समझाया है। फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, फिजियोलॉजी अलग तरीके से समझेंगे, देखेंगे अभी कि कैसे फिजियोलॉजी काम करती है। नीजल ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं, और नीजल ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये सवाल आता है। ER प्लस राइबोसोम, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डेंड्रॉन्स प्लस साइटोन में, कभी भी एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं। कौन भाई? नीजल ग्रेन्यूल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? एक्सॉन में। आ रही है मेरी बात समझ में? अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। अपनी बॉडी के अंदर क्या भरा रहता है? बॉडी फ्लूइड। शरीर में क्या भरा रहता है? शारीरिक तरल, बॉडी फ्लूइड, जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं? शारीरिक तरल का नाम दे रहे हैं भाई। ये कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे 2 प्रकार का। एक तो आपका बेटा इंट्रासेल्यूलर, और दूसरा कौन सा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक तो वो जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, और दूसरा जो कोशिका से बाहर अंतराकाश इंटरस्टिशियम में पाया जाता है। देखिए, एक तो होता है आपका इंट्रासेल्यूलर। कौन सा सेल्यूलर? इंट्रासेल्यूलर, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और दूसरा कौन सा फ्लूइड है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है कोशिका से बाहर पाया जाने वाला तरल। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है भाई। देखिए ये क्या है? प्रेजेंट, यहाँ लिखता हूं मैं प्रेजेंट को ऐसे लिखता हूं बेटा, प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड टू द सेल। ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। ये प्रेजेंट आउटसाइड टू द सेल। ये कहाँ पर पाया जाता है? प्रेजेंट आउट साइड टू द सेल। किसके बाहर की तरफ? कोशिका के बाहर की तरफ पाया जाता है। जो आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो कोशिका के अंदर होगा, जिसको आप साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ऐसे नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? वो सब इंट्रासेल्युलर
फ्लूइड है, क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल देखिए इसका, तो आप कहेंगे सर प्रोटोप्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म किसमें पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के एग्जाम्पल बहुत सारे आप जानते हैं भैया, कोई अननोन नहीं है। जैसे आपके बॉडी के अंदर ब्लड किसी कोशिका के अंदर थोड़ा ही भरा रहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर भरा रहता है। ब्लड का दूसरा भाई जिसको आप क्या नाम देते हैं? लिम्फ नाम देते हैं। और नर्वस सिस्टम में लिम्फ नहीं पाया जाता, लिम्फ की जगह एक दूसरा भाई और पाया जाता है जिसको आप नाम देते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? CSF। और अगला एग्जांपल लिखूं तो मैं अंतर कोशिकीय तरल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड कह दो भैया, ऊतक द्रव्य कह दो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह दो, या फिर दूसरा नाम क्या दे देते हैं? टिश्यू फ्लूइड, यानी कि ऊतक द्रव्य। कौन सा द्रव्य? टिश्यू फ्लूइड भी आप इसका नाम दे सकते हैं। इनमें आने वाले और एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते रहेंगे। इनमें क्या मेजर डिफरेंस है, तो अपने को जो पॉइंट याद रखना है वो बता देता हूं। कुछ स्पेसिफिक आयंस के बारे में अपने पास जानकारी हमेशा ही होनी चाहिए। कैसी जानकारी होनी चाहिए? आयंस की, जिसके बेसिस पर अपन न्यूरॉन की और इनकी फिजियोलॉजी जान पाएंगे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसमें इसमें आपका कौन सा आयन ज्यादा पाया जाता है? पोटेशियम। मोर अबंडेड कैटायन कौन सा है बेटा? पोटेशियम। बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। मोस्ट अबंडेड कैटायन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कौन से का? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मोस्ट अबंडेड कैटायन पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मोस्ट अबंडेड कैटायन पूछा जाए तो आप आंसर देंगे बेटा सोडियम। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। मोस्ट अबंडेड कैटायन कौन होता है? सोडियम होता है। अबंडेड कैटायन किसमें भैया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कोशिका झिल्ली से बाहर कौन ज्यादा? सोडियम ज्यादा। कोशिका झिल्ली के अंदर कौन ज्यादा? पोटेशियम ज्यादा। ये पॉइंट ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसके बेसिस पर बहुत सारे कंसेप्ट आपके बायोलॉजी के क्लियर होंगे आने वाले समय में। देखिएगा, सोडियम और पोटेशियम, कोशिका के अंदर कौन ज्यादा? पोटेशियम ज्यादा, और कोशिका से बाहर कौन ज्यादा? तो आप कहेंगे सोडियम ज्यादा। पोटेशियम 20 टाइम्स ज्यादा होता है अप्रोक्स लगभग, और बाहर कौन ज्यादा भाई? सोडियम ज्यादा। ये मेरी बात आई समझ में? अब देखिए, जो न्यूरॉन के ऊपर इम्पल्स का कंडक्शन होता है, आवेग का संचरण होता है, उससे इसका रिश्ता है, वही तो समझाना चाहता हूं। अब देखिए, यहाँ पर आवेग इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर जो आवेग का संचरण, बाहर से तो किसी ने मुक्का मारा था, और जैसे ही एक्सॉन के अंदर इंफॉर्मेशन गई है तो वो इंफॉर्मेशन किस रूप में गई है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। किसके रूप में? विद्युतीय आवेग के रूप में। अब आपको मैं कुछ एक और बात बता देता हूं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए, न्यूरॉन कितने टाइप्स के हैं बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कैसे न्यूरॉन? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए, न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, आप टाइप देखने को निकलते हैं तो आप देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। एक होते हैं इंटर न्यूरॉन, जो सेंसरी और मोटर के बीच में, या फिर दो सेंसरी के बीच में, दो मोटर के बीच में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। एक तो हो गए आपके सेंसरी, यानी कि संवेदी सेंसरी न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन पहले नंबर के। और दूसरे नंबर के कौन है? अपन ने कहा इंटर न्यूरॉन। अरे कौन से न्यूरॉन बालक? इंटर न्यूरॉन, मध्यवर्ती न्यूरॉन। और तीसरे न्यूरॉन कौन से बेटा? मोटर न्यूरॉन। अरे बोलो कौन से? मोटर न्यूरॉन। तीन प्रकार के आपके न्यूरॉन हो गए। सेंसरी यानी संवेदी, संवेदी जैसे आपकी आंख आपका संवेदांग है, संवेदी अंग है। आपकी जीभ टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर बर्ड्स पाए जाते हैं, वो आपके सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, संवेदांग है। वैसे ही आपके भैया डिफरेंट ऑर्गन, जैसे नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, वो घ्राण के लिए, सूंघने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो भी आपका क्या है? एक
सेंस ऑर्गन है, संवेदांग है। सेंसरी या संवेदी वो न्यूरॉन होते हैं जो भैया बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ भेजते हैं, सीएनएस के पास, ब्रेन के पास और स्पाइनल कोड मेरुरज्जु के पास। एक बार मान के चलिए सीएनएस क्या होता है, सीएनएस ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड को बोलते हैं, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को बोलते हैं। यानी कि ऐसे न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन कहां से कहां भेजते हैं, तो आप कहेंगे सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। इंफॉर्मेशन या इंपल्स का कंडक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो आप कहेंगे बेटा सेंस ऑर्गन संवेदी अंग से सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस की ओर भेजता है। ये क्या होता है, ये दो न्यूरॉन के बीच में, पूरा न्यूरॉन जैसे आपकी उंगली पर किसी बिच्छू ने काट लिया तो समाचार कहां तक जाएगा, मस्तिष्क तक जाएगा। तो क्या न्यूरॉन इतना लंबा है, नहीं, इसके बीच बीच में क्या है, इंटर न्यूरॉन और पाए जाते हैं। तो 3 4 5 न्यूरॉन आपस में जुड़े रहते हैं, इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये कोई ना तो स्पेसिफिक रूप से सेंसरी है ना स्पेसिफिक रूप से मोटर है। कैसे कि सेंसरी न्यूरॉन के बीच में लगे रहते हैं तो नाम पड़ गया इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बीच में लगे रहेंगे तो भी नाम पड़ गया इंटर न्यूरॉन। मोटर का भी कार्य करते हैं, केवल कंडक्शन का कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में स्पेशली अपन क्या कह सकते हैं, केवल कंडक्शन का कार्य कर सकते हैं। सेंसरी के साथ जुड़े रहेंगे तो सेंसरी का कार्य करेंगे और मोटर के साथ जुड़े रहेंगे तो मोटर का कार्य करेंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन का कंडक्शन अकॉर्डिंग टू जिसके साथ अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग करेंगे भैया। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ब्रेन या सीएनएस टू इंपल्स का कंडक्शन किधर करवा रहे हैं, सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन, प्रभावी अंग की ओर। जनरली ये क्या होता है, या तो आपकी पेशियां होती है, मसल्स होता है। हाथ कैसे हटाते हो, ब्रेन ने कहा हाथ हटाओ तो ब्रेन से समाचार किसके पास पहुंचा, हाथ की पेशियों के पास, तो हाथ हटा के नहीं हटा। और ये समाचार किसके थ्रू आया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया। कौन से न्यूरॉन के थ्रू आया भाई, मोटर न्यूरॉन के। तो प्रभावी अंग, ये हाथ तवे, गर्म तवे पर लग गया था, ये प्रभावी अंग है। और गर्म तवे पर लगने पर यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन समाचार कहाँ लेकर गए, ब्रेन के पास या स्पाइनल कोड के पास। इसमें मैं ये रफली आइडिया में बात कर रहा हूँ। जनरली ये समाचार स्पाइनल कोड के पास जाता है और वहां से हाथों हाथ क्या अपने को इंटरप्रिटेट करके बताया जाता है कि इस हाथ को यहाँ से हटा लिया जाना चाहिए भैया। इंटरप्रिटेट करने के बाद कहा जाता है हाथ को हटा दो, प्रभावी अंग को वहां से हटा दो। जनरली ये जाता है इंफॉर्मेशन आपके मसल्स के पास या फिर ग्लैंड्स के पास। किसके पास, ग्रंथियों के पास भी जा सकता है। प्रभावी अंग जनरली क्या होते हैं, मसल होते हैं या फिर क्या होती है बेटा, ग्लैंड्स होती है। क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। मसल और ग्लैंड्स आपके प्रभावी अंग हो सकते हैं। तो न्यूरॉन के टाइप्स आपने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए थे। मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ किसका, सीएनएस पीएनएस क्या है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। नॉट एक आप देख रहे हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नर्वस सिस्टम की। ये जैसे देखिए आपने कहा ये आपका नर्वस सिस्टम है और इस नर्वस सिस्टम को एनाटॉमिकली यानी कि शारीरिक रूप से आप कितने भागों में बांट रहे हैं, तो आप देखिए इसका क्लासिफाई करते हैं तो आप कहते हैं इसके सर दो पार्ट हो गए। एक तो कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, ये क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे बोलो क्या है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आपने क्या नाम दिया है, CNS। दूसरा आपका PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम था जिसको आपने दो भागों में बांटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय और परिधीय। देखिए भैया सीएनएस में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, तो आप कहते हैं सीएनएस के अंदर दो चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, एक तो सीएनएस में आता है आपका BRAIN, ब्रेन, मस्तिष्क आता है। और दूसरा कौन आता है बालक, स्पाइनल कोड। अरे कौन सी कोड, स्पाइनल कोड यानी कि मेरु रज्जु। एक तो आपका आ गया ब्रेन और दूसरा कौन आ गया, मस्तिष्क प्लस मेरु रज्जु। किसका निर्माण करते हैं बालक, सीएनएस का निर्माण
करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सीएनएस का निर्माण करते हैं। अब देखिए पीएनएस में कौन आती है? पीएनएस में आपकी न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर आते हैं। कौन से नर्व फाइबर? एक तो ब्रेन से भी कुछ वायर बाहर निकलेंगे और कुछ वायर आपके स्पाइनल कोड, मेरू रज्जु, जो वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, उससे भी बाहर निकलेंगे। जैसे आपके कंप्यूटर के सीपीयू से बहुत सारे वायर बाहर निकलते हैं, तो कुछ वायर आगे सूचनाओं को भेजने के लिए हैं, कुछ करंट लाने के लिए हैं, कुछ सूचनाओं को लाने के लिए हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के वायर होते हैं। तो आपने कहा कुछ तंत्रिकाएं मस्तिष्क से बाहर निकलती है, तो कुछ तंत्रिकाएं मेरू रज्जु से बाहर निकलती है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं उनको अपन कहेंगे क्रेनियल नर्व, यानी कि आपके ब्रेन से आने वाली तंत्रिकाएं भी इसमें शामिल की गई है। और दूसरी कौन सी तंत्रिकाएं शामिल की गई है? क्रेनियल नर्व, यानी कि कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ब्रेन से। कहां से भाई ओरिजिनेट हो रही है? ब्रेन से। और दूसरी आपकी कौन सी नर्व आती है बेटा? स्पाइनल नर्व। कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व आती है भाई। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। देखिए भैया क्रेनियल नर्व होती है वो आपकी बॉडी में कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है? आपकी बॉडी के, कंप्लीट बॉडी के अंदर। जनरली ये यहाँ तक ही रहती है ना, ऊपर थोरेसिक, अपर थोरेसिक पार्ट तक। और एक वेगस है जो सबसे लार्जेस्ट है, बड़ी है, तो वो नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। बाकी सारी 11 क्रेनियल नर्व हैं वो यहाँ तक ही जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। कितनी होती है टोटल आपकी बॉडी में? 12 पेयर। कितनी? 12 जोड़ी, यानी कि 24 होती है टोटल। और आपकी स्पाइनल नर्व कितनी होती है आपकी बॉडी के अंदर? तो आप कहेंगे बेटा 31 पेयर, यानी कि 31 जोड़ी पाई जाती है। टोटल कितने जोड़ी हो गई? 43 पेयर। कितने पेयर है? 43 पेयर, यानी कि कह देंगे 86 नर्व रहती है। 46 पेयर होती है। टोटल कितनी हो गई? 43 पेयर, सॉरी 43 पेयर होती है। अब अपन इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन कल देखेंगे। ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है जो आपके शरीर में एग्जिस्टेंस रखता है। एनाटॉमिकल यानी शारीरिक वर्गीकरण, जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये संरचना है या स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में देखी जा सकती है, तो उनको आप कहते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। आगे आप इनको फंक्शन के बेसिस पर बांटेंगे भैया, जैसे सेंसरी और मोटर है ना। जैसे आप कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को आप फिर फंक्शन के बेसिस पर दो एंटागोनिस्टिक सिस्टम में बांटेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। वो किसका भाग है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। फंक्शनली इसको आप क्लासीफाई करते हैं तो ये दो भागों में बढ़ती है तंत्रिकाएं। एक तो वे तंत्रिकाएं हैं जो भैया किनको जाती है भैया? सोमैटिक सेल्स को, या फिर ऐसी सेल्स को जिनको एसएनएस बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स को जाती है जो वॉल्यूंट्री होते हैं, जो एस्टिक होते हैं। यदि ये तंत्रिकाएं वॉल्यूंट्री स्ट्रक्चर्स, वॉल्यूंट्री ऑर्गन्स, एस्टिक अंगों के पास जाती है तो अपन इनको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और यदि ये दोनों तंत्रिका ऑर्गन्स अनेस्टिक अंगों के पास जाती है तो इसे आप क्या नाम दे देंगे बेटा? नाम दे देंगे ऑटोनोमस। ये फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है कि कनेक्शन किनके साथ है। यदि इनका इंटर कनेक्शन है वॉल्यूंट्री ऑर्गन के साथ तो आप कह देंगे बेटा, क्या नाम दे देंगे? यदि ये किसके साथ जुड़ी हुई है? वॉल्यूंट्री ऑर्गन के साथ। कौन से ऑर्गन के साथ? वॉल्यूंट्री ऑर्गन के साथ, एस्टिक अंगों के साथ। वॉल्यूंट्री, जैसे आपका हाथ ऊपर उठाना या नहीं उठाना आपके इच्छा पर निर्भर करता है। तो यदि ये सूचनाएं या इंफॉर्मेशन किसको दे रही है? वॉल्यूंट्री ऑर्गन को, तो अपन कह देंगे ये कौन सा नर्वस सिस्टम कहलाएगा? सोमेटिक, एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा भाई। आ रही है मेरी बात समझ में? बट यदि ये तंत्रिकाएं आपकी किसके पास जाती है बेटा? आपकी जाती है इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन को। कौन से? अनएस्टिक अंगों को। किसको जाती है? इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन को। तो सर हम इसको क्या नाम दे देते हैं? तो हम इसको नाम दे देते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
और इसको फिर आप दो एंटागोनिस्टिक सिस्टम में बांटते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी, क्योंकि ये इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन है, अनैच्छिक अंग है। इन अनैच्छिक अंगों को दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, एक तरीके से तो इसकी स्पीड को इनहांस करके, दूसरी तरीके से इसकी स्पीड को रिड्यूस करके। लगातार इनहांस करते रहेंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगातार रिड्यूस करते रहेंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा घट जाएगी। दोनों ही परिस्थितियों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये दो भागों में बढ़ता है, इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। थैंक्स ए लॉट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय।